विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रतिदिन हमारी इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज पार्ट नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो साथियों, पहले तो यह समझिए कि पालघाट क्या है, एक दर्रा है। दूसरी संदर्भित प्रयास को समझिए, ये हमारा साउथ इंडिया है और साउथ इंडिया में यहां पर एक घाट है और उस घाट को हम जो नाम देते हैं वो वेस्टर्न घाट नाम देते हैं, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट में साथियों पहला दर्रा यहां पर है, यानी इसके लिए मैंने एक सूत्र भी बना रखा है TBPS। इस वेस्टर्न घाट में 4 दर्रे प्रमुखता के साथ आते हैं। पहला दर्रा जो आपके यहां पर दिखाई दे रहा है, यह दर्रा है, इसे हम कहते हैं थाल घाट, ठीक है, राइट। दूसरा जो दर्रा है वो हम कहते हैं भोर घाट। और यहां एक दर्रा आएगा, यहां एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम क्या है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला। और नीचे अन्नामलाई पर्वतमाला है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वतमाला और नीलगिरी पर्वतमाला को अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, वो दर्रा है पालघाट दर्रा। और उसके नीचे अन्नामलाई को पालनी की पहाड़ियों से, ठीक है, पालनी की पहाड़ियों से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है। तो यहां जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है ये सैनकोट दर्रा है, राइट। तो आप यहां 4 दर्रे देख रहे हैं। ये देखिए, बंबई को किससे जोड़ता है, बंबई को नासिक से। भोरघाट बंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट यहां पर देखिए कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ता है। और यहां पर देखेंगे तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अब आपने ये पूछा है कि किसके मध्य स्थित है, तो यहां पर आपको पालघाट दर्रे के संदर्भ में नीलगिरी और कार्डमम, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य, तो ऑप्शन नंबर 2 सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न। खनिजों के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं। साथियों, खनिजों के भंडार सर्वाधिक, हालांकि देखिए 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जहां तक अगर सर्वाधिक खनिजों का बात है तो सर्वाधिक खनिज के संदर्भ में मैं पहले भी कहता आया हूं कि सर्वाधिक खनिज वैसे समुद्रों में पाए जाते हैं, राइट, समुद्रों में। लेकिन चूंकि समुद्रों का नहीं है, यहां पर आपको पर्वतों में, पठारों में, मैदानों में और घाटियों में, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारों में। आप भारत के संदर्भ में बात कर लीजिए, भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार, और सबसे ज्यादा खनिज यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। अब आपको सबसे पहले लोकेशन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यहां हमारा एक राज्य केरल और यहां तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो ये परिक्षेत्र आप देख रहे हैं, इस परिक्षेत्र में यहां पर जो भाग दिखाई देता है उस भाग का नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। और इस कोरोमंडल तट को ही एक और नाम से भी जाना जाता है साथियों, पायन घाट, ठीक है। बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं कि कोरोमंडल तट को पायन घाट के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि ये भारत का साउथ है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तो इसके समानांतर होता है, और इसलिए कोरोमंडल तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा नहीं होती। भारत के संदर्भ में एक ही क्षेत्र है, वो है कोरोमंडल, जो ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। यह आपको बेसिकली समझ लेना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप समझिए, अब वो कह रहा है कि किन कारणों से शरदकालीन, यानी शरद के अंदर जब शीत ऋतु की बात संदर्भित आएगी तो इसका मतलब मानसून लौट रहा होता है। और जब मानसून लौट रहा होता है तो मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहां वर्षा करता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में 2 बार ये क्वेश्चन पुट आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4।
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए साथियों, दो बातें समझिए, कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि दैनिक तापांतर क्या होता है। पहली संदर्भित बात समझिए, दैनिक तापांतर का मतलब होता है एक दिन का मतलब डे और नाइट का अधिकतम माइनस न्यूनतम तापमान, ये तो कहलाएगा दैनिक तापांतर। ठीक है, यानी आज का मान लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 15 डिग्री है, तो आज का कितना डिग्री तापांतर हो जाएगा? 25 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात आप ये समझिए कि औसत दैनिक तापमान किसे कहते हैं? औसत दैनिक तापमान। तो औसत दैनिक तापमान के संदर्भ में आपको एक समझना होगा कि औसत दैनिक यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत होता है। अब आप देखिए, आज के औसत तापमान की बात कर ले इन्हीं डेटाज के आधार पर, तो आज राशियों का योग 40 प्लस क्या हो जाएगा? 15, कितने हो गया? आप देखिए यहां पर, तो 55 बटे राशियों का योग कितने? 2। अगर हम इसका भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आज का क्या हो जाएगा? औसत दैनिक तापमान हो जाएगा। और दैनिक तापांतर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दो बातें ध्यान से समझनी होगी। अगर हम इसको देख ले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेत जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। जहां जहां मरुस्थल होंगे, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात को वो ठंडे हो जाने के कारण बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है। यही कारण है कि आप मरुस्थलीय राजस्थान के संदर्भित क्षेत्र को देखें तो चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, रात को 2-3 बजे के आसपास, यानी 3 से और 5 बजे का जो टाइम पीरियड होता है मोस्टली, वो डाउनफॉल टेम्परेचर होता है, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर की स्थिति को दर्शाता है। और उस समय हमें चद्दर की आवश्यकता पड़ती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। आप सोचिए, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो, इसका मतलब डे में टेम्परेचर हाई, नाइट में टेम्परेचर लो, और डिफरेंट बिटवीन हाइट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या पाया जाएगा? दैनिक तापांतर पाया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है परीक्षा के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, मौसमी वर्षा ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सही है। यहां पर देखिए, अनिश्चितता और अनियमित वर्षा ये विशेषता भी सही है। वर्षा का असमान वितरण ये भी सही है। वर्षा होने वाले दिनों में वर्षा ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की घाटी स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी आप जानते भी हैं, ये हमारे भारतीय संदर्भ में भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। तो फूलों की घाटी केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और यहां पर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर कहां हो जाएगा? फैक्चुअल क्वेश्चन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, शांत घाटी, और उसको इंग्लिश में क्या करें? साइलेंट वैली अवस्थित है। देखिए, 2-3 चीजों को समझने का प्रयास करिए। आप सब जानते हैं ये भारत प्रायद्वीपीय भारत है, यहां केरल है, और इस केरल के इस संदर्भ में यहां एक वैली है जिसको हम कहते हैं साइलेंट वैली, यानी साइलेंट वैली, इसको हमने शांत घाटी का नाम दिया। साथियों, वेस्टर्न घाट्स पर है, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो बहुत अधिक क्या प्राप्त करता है? वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कहां पर? साइलेंट वैली में। और साइलेंट वैली को शांत घाटी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? केरल में। और केरल में भी किस संदर्भ में? वेस्टर्न घाट्स में। एक चीज और समझिए, अगर परीक्षा में कभी आपसे वो सिलिकॉन वैली की बात कर ले, सिलिकॉन वैली, ध्यान रखिए कि सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है, तो ध्यान रखिए सर, वो बेंगलुरु। ठीक है, आप जानते हैं आईटी टेक्नोलॉजी के तौर पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आधार पर सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु सिटी को जाना जाता है। लेकिन यहां तो साइलेंट वैली पूछा है। ठीक है, साइलेंट वैली जी फेमस है किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबी घाटी अवस्थित है। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर
एक सिक्किम नेपाल भूटान, सिक्किम नेपाल भूटान दोनों ही ऑप्शन सही है। अब आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, यहां पर आपने देखा ये नेपाल है, नेपाल के संदर्भ में सिक्किम है और यहां पर एक भूटान है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न अगर आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर नेपाल, सिक्किम और भूटान में यहां पर चुंबी घाटी स्थित है, चुंबी घाटी। और दरअसल अगर यहां पर ऑप्शन चाइना का भी होता तो चाइना में भी चुंबी घाटी का परिक्षेत्र है, तिब्बत का परिक्षेत्र है वो। राइट आंसर दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां संरचना के आधार पर एवं उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से किसका भाग है? ध्यान रखिए, ये भाग है, भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं रिपीट कर रहा हूं, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां संरचना के आधार पर एवं उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से किसका भाग है? राइट। तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का। ये देखिए वैसे भाग हो सकता है लेकिन संरचना और उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ियों का ये भी नहीं है। अराकान योमा पर्वतमाला का ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अराकान योमा तो वो पर्वतमाला है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। अब आप यहां पर बेसिकली देखेंगे तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौसमी या सामयिक पवने नहीं है। अब आप देखिए यहां पर देखिए, मौसमी या सामयिक पवने नहीं है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए पवने 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली, और अगर आप उन 3 प्रकारों को देखें तो एक होती है स्थायी पवने, एक होती है यहां पर मौसमी या सामयिक पवने, और एक पवन का प्रकार होता है स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। राइट। अब आप यहां पर देख पाएंगे, यहां प्रश्न पूछा है मौसमी या सामयिक पवने नहीं है, तो इसमें आपको लू चूंकि लोकल विंड्स है, ठीक है। कौन सी विंड्स है? लोकल विंड्स। ये कैसी पवने है? स्थानीय। राइट। कैसी पवने? स्थानीय पवने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित चोटियों विचार कीजिए, उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित कौन सी है? तो आप देखिए इसने चोटियों की बात की है। अगर आप यहां से इस तरीके से चोटियों का क्रम देख लेंगे तो आपको बिल्कुल पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पूर्व में होगी वो, ये तो ईस्ट है और ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट। तो कंचनजंगा, ध्यान रखिए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? कंचनजंगा 8500, ठीक है, 99 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, क्रेडल ऑफ चाइना या चीन का पालना किस नदी घाटी का नाम है? अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, यानी ये क्रेडल ऑफ चाइना या हम कह सकते हैं कि चीन का पालना किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो आप यहां पर ऑप्शन देखिए, हांगहो नदी, यांगटे शिकियांग, नानकिंग और विड्रो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगहो नदी, और हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी के फेफड़े सैलवाज वन, ग्रीन चाको, टुंड्रा वन और मानसूनी वन। देखिए टुंड्रा वन जो पाए जाते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों को कह सकता हूं मैं, 60 और 70 लैटिट्यूड के इर्द गिर्द कह सकते हैं। ग्रीन चाको ये वाला पार्ट आप देखिए, ये भी एक अलग तरीके का पार्ट है दक्षिण अमेरिका में। सैलवाज वन जिन्हें 16 वन या उष्ण कटिबंधीय, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो आप यहां पर देख पाएंगे सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैलवाज वन, क्योंकि ये टोटल ऑक्सीजन, यदि वर्ल्ड की ऑक्सीजन की बात करें तो 20% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ठीक है। जब आप यहां पर सुमेलित कीजिए, अब सुमेलित कीजिए तो सूची फर्स्ट को किससे सम्मिलित करना है? सूची सेकंड से करना है। अब आप यहां पर आप मिलान करेंगे, जब मिलान करेंगे तो सबसे पहले देखिए पूर्वी घाट चोटी किसकी है? तो पूर्वी घाट चोटी किसकी है? आप देखें महेंद्रगिरी की। सतपुड़ा किसकी है? तो ए में 3, यहां पर तो ऑप्शन खत्म ही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में 3 आ जाएगा। ये देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 3
ये सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मैकाले पर्वत श्रेणी, यहां पर देखिए आपको अमरकंटक हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हरिश्चंद्र श्रेणी में यहां पर कलसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहेंगे? और जब प्रायद्वीपों के महाद्वीप की बात होगी तो यहां पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध तथा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए यहां पर हमारा ये पृथ्वी है, यहां पर आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के इस संदर्भ में यहां पर आपने देखा होगा एक महाद्वीप है जिसको हमने नाम दिया है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा पार्ट उत्तरी और आधा पार्ट दक्षिणी। इसलिए भूमध्य इस महाद्वीप को एक कॉन्टिनेंट ऑफ द 2 हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों बहुत अच्छा, यहां पर देखिए किस गोलार्ध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अफ्रीका। और इसीलिए इस महाद्वीप को एक कॉन्टिनेंट 2 हेमिस्फीयर ऑफ द 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, धूम कोहरा का कारण है। तो धूम कोहरा, आप देखिए इस समय शीतकालीन मौसम में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो रही है। यहां पर देखिए ओजोन परत की क्षीणता नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का होना, यह भी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव नहीं, अपितु जो भी प्रदूषण वाले जो तत्व हैं उनका जमाव। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया और उसको पूरी तरीके से विश्लेषित किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आप देखिए इसने पूछा नहीं है, तो बहुत अच्छा। देखिए किम्बरले अफ्रीका हीरे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सही है। विट वाटर सरड सोने के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। कटंगा कांगो जायरे, ठीक है, यह भी सही है। अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर देखिए यहां देखिए सार बेसिन, देखिए सार बेसिन बहुत अच्छा, तो सुमेलित नहीं, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसमें सार बेसिन, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ भी रहे और रीट प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सार बेसिन, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। जिस देश में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में एक विभाजक रेखा है, वह है, देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यह हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका के ऊपर, ठीक है, कौन है, उत्तर अमेरिका, ठीक है, दोनों को। और आप इस भाग को देखिए, ये आपका पार्ट है जिसको हम कहते हैं उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये उत्तर अमेरिका वाला पार्ट है। और उत्तर अमेरिका में यहां पर ये 100 डिग्री वेस्ट रेखा है और इसमें ये वाला पार्ट यूएसए का है। ऊपर जो आपको पार्ट दिख रहा है वो कनाडा, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो कौन सा है, अलास्का। नीचे आपका पार्ट है जिसको आप कहते हैं मैक्सिको। अब आप देखिए यहां पर उसने पूछा कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विभाजक रेखा वह है, तो किसके लिए, मैक्सिको नहीं। आप देखिए ब्राजील, ये भी नहीं। यूके, यूएसए, यानी यूएसए को ये कितने, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे याद है ये प्रश्न कई बार वैसे भी पूछा जाता है कि मक्का पेटी और कपास पेटी को अलग करने वाली कौन सी देशांतर रेखा है जो यूएसओ में मक्का पेटी और कपास पेटी को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न, यूएसए, दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। देखिए, जलयान निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग और रासायनिक उर्वरक उद्योग। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिए, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के बीच है? ठीक है, बीच स्थित है। देखिए, दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? कनाडा है। और कनाडा किसके साथ सीमा बनाता है? यूएसए के साथ में सीमा बनाता है। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला राष्ट्र कनाडा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, कनाडा। फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22 नंबर, दस्त-ए-लुत मरुस्थल अवस्थित है। दस्त-ए-लुत क्या है? मरुस्थल है साथियों। और मरुस्थल भी कहां पर है? पूर्वी ईरान में। पूर्वी ईरान में ये खारा मरुस्थल है। ठीक है, खारा मरुस्थल। बहुत अच्छा प्रश्न, दस्त-ए-लुत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। लीबिया, केन्या, मिस्र ये तो नहीं है। मिस्र के अंदर सहारा का मरुस्थल, लीबिया, ठीक है, वो सहारा के मरुस्थल का पार्ट है। तो यहां क्या हो जाएगा? ईरान। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सू नहर। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अब आपको ये थोड़ा सा पहले संदर्भ ध्यान रखना है। सू नहर, अब आप यहां पर देखिए, SM हीरो, ये नहरों के क्रम है। इन्हें हम कहते हैं महान झीलें। क्या कहते हैं? महान झीलें, या फिर इन्हें कहते हैं ग्रेट झीलें, महान झीलें। आपको ध्यान रखना है, पहली झील है सुपेरियर, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरी झील है मिशिगन, तीसरी झील है होरेन, चौथी झील है इरी, और फिर यहां पर पांचवी झील है ओटोरियो। ठीक है, ओटोरियो। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर सुपेरियर, मिशिगन, फिर यहां पर होरेन। ठीक, इस प्रकार से आपकी ये झीलें हैं, सुपेरियर, ठीक है, मिशिगन, फिर यहां पर ह्यूरिन। तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ह्यूरिन सबसे, ये कौन सी है? सुपेरियर। और सुपेरियर को यहां पर आप देखिए, ये कौन सी है? हेरेन। और इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है, वो नहर कौन सी है? सू नहर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुरिन को किससे जोड़ती है? सुपेरियर से जोड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 5 अंगुलाकार या 5 महान झीलें भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 24, कोप 23 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसी द्वारा, यूएनएफसीसी है सर ये, ठीक है, द्वारा आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोन। आप देखिए, कोप 21 कहां हुआ? पेरिस में हुआ। 23 कहां हुआ? बोन में हुआ। और अभी कोप 27 आयोजित किया गया था 7 से 18 नवंबर। ध्यान रखिए, कोप 27 कब आयोजित किया गया? 7 से 18 नवंबर 2022 को। और ये जहां आयोजित हुआ था, वो जगह थी शेख अल शर्म। ठीक है, शेख अल शर्म, और कहां पर? मिस्र में। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। ये अभी जो परीक्षात्मक दृष्टि से सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करंट का भी प्रश्न है साथियों। तो यहां पर देखिए, कोप 27 शेख अल शर्म शहर है मिस्र में, वहां आयोजित किया गया था। और इसमें यहां पर देखिए, जो कमजोर राष्ट्र हैं उनके लिए एक फंड की व्यवस्था भी की गई है। कोप 27 में डिसीजन लिया गया, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कोप का आयोजन लगभग प्रतिवर्ष करती है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो अभी हाल ही में कोप 27 का आयोजन शेख अल शर्म, ठीक है, मिस्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में शामिल नहीं है? ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, शामिल नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से इसका स्क्रीन पर बताइए उत्तर क्या आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि इसमें ये पूछ लेता है कई बार कि कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, दुर्गापुर भी है,
राउरकेला भी है, भिलाई, क्योंकि ये सभी किसके हैं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के भाग है, लेकिन कुल्टी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जैव विविधता हॉटस्पॉट सैक्युलेट कारो, ये तो आरपीएससी ने एसआई के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा था, अवस्थित है। तो देखिए यहां प्रशांत महासागर नहीं, ये तो लैंड के ऊपर है, एशिया ये भी नहीं है, सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका यानी अफ्रीका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और नामीबिया, ठीक है, बोत्सवाना, इनके अंदर यहां पर ये जो सैक्युलेंट कारो है वो स्थित है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27, रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। देखिए थोड़ा मैं फास्ट जरूर पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और आरपीएससी का पेपर भी नजदीक है, और चूंकि इसलिए बच्चों के पास समय भी अभाव कम रहता है, क्योंकि उन्होंने तैयारी अपनी पूर्ण कर ली है, अब उनका मूल उद्देश्य केवल अपनी तैयारी को जांचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूर औद्योगिक प्रदेश, इसका मतलब रूर बेसिन प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला उत्पादन के लिए। पहली बात तो ये समझिए किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए। और दूसरी बात आपको ये कहां पर है, तो सर ये कहां पर है, जर्मनी में। अब आप देखिए रूर की तुलना, ये क्या उत्पादन होता है, कोयला। भारत में एक जगह है छोटा नागपुर का पठार, और आप सब जानते हैं कि ये कहां पर है, झारखंड में, और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन। ठीक है, कोयले के यहां क्या पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं, और इसलिए भारत का रूर किसे कहते हैं, तो भारत का रूर कहते हैं छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 आपके श्रीमान, नेपाल हिमालय। देखिए ये प्रश्न आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, किसके मध्य अवस्थित है, ऑप्शन देख लेते हैं, व्यास और काली नदी, तिस्ता और सांगपो, काली और तिस्ता, सतलज और तिस्ता। कल भी मैंने आपको इसके संदर्भ में चर्चा की थी। तो देखिए एक ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, और उसके चार, पहली नदी देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, दूसरी नदी यहां पर आपकी सतलज है, और दोनों के बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, क्या है, पंजाब हिमालय। इसके बाद में यहां नदी है काली, और काली को ही हम कहते हैं शारदा, और शारदा ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की। फिर एक नदी आती है तिस्ता, और फिर यहां पर एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। आप देखिए जब आपने ये देखा तो यहां पर जो हिमालय होगा वो होगा कुमाऊं, किस किस के बीच में, सतलज और काली के बीच में, और काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है वो क्या कहलाता है, नेपाल, और यहां पर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय। ये क्या कहलाएगा, असम हिमालय। अब उसने पूछा नेपाल हिमालय, तो नेपाल किसके, काली, शारदा और किस किस के बीच में है, तिस्ता के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। अच्छा, काली नदी को ही साथियों शारदा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब आप देखिए सर इसमें तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, अगर आप देख रहे हो यहां पर तो काठियावाड़ तट यहां पर है ही पहला पार्ट, फिर कोंकण तट, और फिर यहां पर मालाबार। ये यहां पर एक तट है जिसका नाम है कोरोमंडल, और कोरोमंडल किस तट का भाग है, पूर्वी तटीय मैदान का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी तटीय भाग नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को गलत कर जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को नहीं को तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16-17 में कॉफी का मतलब क्या होता है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो मैं 2 चीजें आपको क्लियर बता देता हूं, कहवा और कॉफी में लगातार कर्नाटक पहले नंबर पर चल रहा है। ठीक है, चाय उत्पादन में असम, सेकंड इज वेस्ट बंगाल, थर्ड तमिलनाडु, और कॉफी उत्पादन में कर्नाटक लगातार कंटिन्यू पहले नंबर पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, सैलवाज का क्या अर्थ है, सैलवाज, और अभी हम देख भी रहे थे इन्हें 16 वन भी कहते हैं। एक्चुअल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी, विश्व की
सबसे बड़ी नदी, और इस नदी का नाम है क्या? अमेजन। और अमेजन नदी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते वन, और इन वनों को ही हम कहते हैं अमेजन वन, या फिर इन्हें हम कहते हैं भूमध्य रेखीय वन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सघन भूमध्य रेखीय वन, या फिर इन्हें हम एक नाम से भी जानते हैं वर्षा वन। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। उस पलता दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? यह प्रश्न आरपीएससी पूछ चुकी है। इस प्रश्न को भी आरपीएससी ने आरएस प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये देखिए, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये हमारा एक महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में आप सब जानते हैं एक पर्वतमाला है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, और इस पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला में साथियों यहां एक देश है जिसका नाम है चिली, और इधर एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, चिली को अर्जेंटीना से जोड़ने वाला एक दर्रा है यहां पर, और उस दर्रे का नाम है उस पल्लता दर्रा। ठीक है, तो बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली व अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, आज प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शीतोष्ण कटिबंध घास का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, साथियों ये विश्व की वनस्पति में अहम रोल रखते हैं, और ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न, उसने शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे बड़ा मैदान पूछ लिया। तो आप देखिए, सबसे बड़ा मैदान स्टेपीज का होगा। ठीक है, एशिया और यूरोप। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पोल्डर क्या है? देखिए, पोल्डर भूमि वाला देश नीदरलैंड, यानी दलदली भूमि को सुखाकर भूमि को प्राप्त करता है। तो देखिए यहां पर खड़ी दीवार नहीं, ये तो क्षैतिज दीवार ये भी नहीं है, दलदली भूमि। और यहां पर देखिए दलदली भूमि को सुखाकर कृषि योग्य बनाना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। आप देखिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दलदली भूमि को सुखाकर, ठीक है, बनाई गई कृषि योग्य भूमि। बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब आप देखिए, एक तरफ चोटी दी गई है पर्वत, और दूसरी तरफ राष्ट्र दिए गए हैं। अगर हम इनको देखें तो सबसे अच्छा तरीका है किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और बे नंबर पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन या तो बहुत सरलता से हो जाएंगे, यानी एल्ब्रुस कहां है? तो आप देख सकते हैं यहां पर रूस में है। फिर उसके बाद में आपने देखा यहां पर माउंट कुक कहां है? न्यूजीलैंड में। और मैकिनले यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36। आपको लग रहा होगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा आपके समय और आपकी जो इस समय पढ़ाई का जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, उसको मैं अयोग्य नहीं देना जाना चाहता, क्योंकि बहुत जल्दी से अपन इसको टेस्ट सीरीज के रूप में है, अपन कोई यहां विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, इसलिए फास्टली हम इसको करा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इसरो के सहयोग से ठीक है बनाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी कृषि प्रौद्योगिकी, नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, GAS सोर सेल ये बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये टेक्नोलॉजिकल प्रश्न है। हालांकि इसका उपयोग सिर्फ सेकंड ग्रेड के एग्जाम तक सीमित है आरपीएससी के, बाकी जनरल एग्जामों में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो ये तो मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, इसमें तो वही था। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न आपके रीट की परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं। तो रूर जर्मनी में है, अभी देख रहे थे। पो घाटी इटली में, क्वांटो का मैदान जापान में, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये गलत है। यहां किसमें होना चाहिए? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका ये सुमेलित नहीं है। ये कहां पर है? यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 राज्य, उनको मिलाकर
दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र बनाया गया और ये औद्योगिक यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली औद्योगिक क्रांति कह सकता हूं मैं, इसी क्षेत्र के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? आरपीएससी द्वारा आरएस प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, मैंने ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखो, क्योंकि उसने पूछा था पूर्वी घाट की नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब देखिए, योंडा जोंडा कोंडा लगा हो, आप बेसिक ध्यान रखिए, तो वो हमेशा पूर्वी घाट की चोटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहां पर तुक्के का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर आप देखिए, गली कोंडा ये भी नहीं होगी, सिगरमगट्टा और कोंडा ये नहीं, इसका राइट आंसर सलेहर चोटी है, ठीक है, सलेहर चोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सलेहर चोटी किस घाट की है? तो पश्चिमी घाट की। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40। कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है? यानी जिसे आप कहते हैं एमएसपी, ठीक है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मूल्य आप सब जानते हैं, कृषक आयोग बना, ठीक है, लागत आयोग 1965 में, और उसने ये तय किया कि यहां पर कृषि जो किसान है उनको उनकी लागत का जो मिनिमम लागत है उससे तो उनको ज्यादा ही पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों की लागत बढ़ेगी तो एमएसपी भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी महंगाई के दौर में। तो आप देखिए, मुद्रास्फीति नहीं, इससे इसका कोई सरोकार नहीं। कृषकों की वास्तविक लागत बढ़ेगी तो हमें एमएसपी भी क्या करनी पड़ेगी? एमएसपी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा किस पर? 2 नंबर पर। देखिए, कृषकों, यहां पर उसने ये लिखा है कि कृषकों की मांग, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसानों की मांग तो हमेशा रहती है, लेकिन सरकार ये विश्लेषण कराती है क्या वास्तव में किसानों की वास्तविक लागत बढ़ गई है, तो वो एमएसपी में भी क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। साथियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे आपसे एडिशन नंबर 4 लेकर। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा चैनल आपको और या हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।